राजीव दीक्षित को लेके भी आपके विवाद रहे। मेरा कोई विवाद नहीं। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिलके हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया आपके ऊपर। उन्होंने राजू कहा कि आपकी फंडिंग होती है क्रिश्चियन मिशनरीज से। इसलिए मैंने राजू दीक्षित पर स्वतंत्र 2 वीडियोस तैयार की। हालांकि राजू दीक्षित का और मेरा केवल संबंध कितना आया कि हमारे सर्वोदय मंडल के कुछ लोग उसके बहुत प्रेम में थे। सर्वोदय में काम करने वाले सभी मेरे काका लोग हैं, मेरे पिताजी के साथी हैं। मुंबई सर्वोदय मंडल ने मेरे अंधविश्वास के व्याख्यान सभी कॉलेजेस में रखे थे। उन्हीं दिनों में वो क्या करते थे, राजू दीक्षित के व्याख्यान और मेरे रखते थे। यानी कॉलेज में एक तो पहले उसका व्याख्यान होता था, बाद में मेरा होता था, या फिर मेरा होने के बाद में उसका होता था। तो जो MSW है टाटा का मुंबई में, उस MSW सोशल वर्क का जो कॉलेज है टाटा का, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। वहाँ से कोई MSW करता है तो बहुत ऊंचे दर्जे का वो माना जाता है। वहाँ पर मेरा व्याख्यान था, उसके पहले राजू का व्याख्यान हुआ था। अब वहाँ के लड़के बहुत स्टडी करने वाले थे। उन दिनों में आप अगर कोई अंक फेंके सामने, जिसको हम नंबर्स कहते हैं, कि इतनी हमारे देश में गरीबी है, इतना हमारे देश में है, तो आप इमीडिएटली चेक नहीं कर पाते। ना कंप्यूटर थे, ना कुछ था। आपको लाइब्रेरी में जाकर कहीं तो भी 10 किताबें 15 किताबें पढ़ो तब। तो राजू दीक्षित का भाषण होने के बाद शायद तीसरे या चौथे दिन मेरा व्याख्यान था वहाँ पे। तो वो पहली बार मेरा राजू दीक्षित का संबंध किया, मैंने उसको देखा भी नहीं था तब। वो लड़के आकर मुझसे भिड़ गए, सर बोले आपने ये सब भाषा बन दिया आइडिया, मतलब मेरे साथ मेरी ये चर्चा करो ना, तुम राजू दीक्षित नहीं। बोले वो आपके ही सर्वोदय मंडल से आया था और इतने झूठ आंकड़े उसने पेले हैं, ऐसे पेले हैं, वैसे पेले हैं, और मुझे सब वो प्रूफ देने लग गए। अब सब लड़के बहुत ही रिसर्च करने वाले लड़के थे सब। तो ये आदमी झूठे आंकड़े धड़ाम से बोलता है, ये इंप्रेशन मेरा पहला रहा। उसके बाद में मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। अमरावती में हमारे कुछ लोगों ने, सर्वोदय लोगों ने उसका एक व्याख्यान आयोजित किया था, और बाय द वे मैं वहाँ था, इसलिए मैं गया सुनने को, और तब मैंने प्रत्यक्ष उसका व्याख्यान सुना। और मैंने सब सर्वोदय लोगों को कहा, ऐसे झूठे आदमी को तुम कैसा स्कोप देते हो यार। ये मेरे अभ्यास के विषय रहे हैं, अर्थशास्त्र वगैरह वगैरह। केवल अभ्यास के नहीं है, मैंने बहुत लंबा लंबा लिखा है उसके ऊपर। बोले ये आदमी कुछ भी बोलता है, मन में आया वो झूठे आंकड़े पेलता है, ऐसे आदमी को तुम लेकर कैसे घूमते हो, और तुम तो सत्य वचनी हो, सब सत्य का आग्रह रखने वाले लोग हो। बस बात वहीं ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में कोई मेरा संबंध नहीं आया। मैंने ना कभी उसको महत्व दिया, ना कभी फिर से उसका भाषण सुनने को ले गया। मुझे झूठ बोलने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत अच्छे वक्ता तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सुने हैं, बड़े से बड़े वक्ता सुने, इसलिए बहुत अच्छा कोई वक्ता है इसलिए मैं इम्प्रेस नहीं होता, मैं नॉलेज के कारण इम्प्रेस होता हूँ। फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ साथियों ने, राजू दीक्षित ने आपको कैसी गालियाँ दी करके मुझे कुछ प्रूफ्स दी। ठीक, कई लोग गालियाँ देते, इसने भी दी हो। फिर जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया, तो आप जो बात कह रहे हो वो वीडियोस कई लोगों ने मेरे पास भेजे। सर ये सुनिए, आपके बारे में इस वीडियोस में ऐसा कहा गया है, आपके बारे में इस वीडियोस में ऐसा कहा गया है, ये मुझे कहा गया। तब मैंने वो वीडियोस सुने, और ये आदमी कितना झूठा है ये तब मेरे ध्यान में आया, और उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस किए हैं, मेरे YouTube चैनल पर वो उपलब्ध है। राजू दीक्षित एक बहुत ही झूठा आदमी था। अपने वक्तृत्व का झूठ के साथ में उपयोग करने वाले लोगों को मैं ठग कहता हूँ, और मैं ठग कहता हूँ जाहिर तरीके से। एक टीवी वाला मुझसे उलझ गया था, आप जैसा ही उसने सवाल पूछा कि वो राजू दीक्षित के बारे में भी तुम ऐसा कहते हो। हाँ, क्योंकि उनकी पब्लिक इमेज ऐसी है कि वो काफ़ी देशभक्त और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। ये तो सबसे बड़ा ठग है, इसी को मैं ठगी कहता हूँ। झूठ के आधार पर जो खड़ा होता है वो ज़्यादा बड़ा ठग होता है। तब मैंने उनसे कहा था, हाँ मैं कह रहा हूँ राजू दीक्षित ठग है, झूठ बोलने वाला आदमी है, मैंने तो कहा ही डायरेक्ट। तो बोले उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरी से आपने पैसा लिया। बोले आप चैलेंज लेते हो राजू दीक्षित सच्चाई सिद्ध करने का, करो, बताओ भाई, क्रिश्चियन मिशनरी से मैंने पैसा लिया है, कहाँ फॉरेन फंडिंग लिया है, उसके तो प्रूफ्स ही है ना, आप लाइए ना।
मैंने पूरे ज़िंदगी में एक पैसा फॉरेन से नहीं लिया। अभी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो डॉलर्स में पैसा आता है यूट्यूब का, वो तो डॉलर्स में आता है। मेरे संगठन के लिए आज तक कभी भी मैंने फॉरेन फंडिंग नहीं लिया, जबकि मुझे वो बहुत आसानी से उपलब्ध था। इसके बावजूद नहीं लिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं फॉरेन फंडिंग लेने की मुझे क्या आवश्यकता थी, इसलिए कि मैं सरकार का पैसा नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि सरकार का पैसा मेरा इतना तब तक यानी प्रेस्टीज इतना क्रिएट नहीं हुआ था कि सरकार मुझे बगैर भ्रष्टाचार के पैसा देगी। आज कैसा है, मेरा एक दबदबा है, इस कारण कोई मुझसे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं करता कि सर आपके 10% 15% मुझे दो, ये कोई हिम्मत नहीं करता है। लेकिन उन दिनों में ये स्थिति नहीं थी मेरा इतना प्रेस्टीज नहीं था, लेकिन सरकार पैसा देने को तैयार थी। अगर मैं सरकार का पैसा लेता तो मुझे भ्रष्टाचार करना पड़ता, और मैं अपने जीवन में एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ। फॉरेन फंडिंग में भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ता है, इसलिए फॉरेन फंडिंग लेना मेरे लिए सुलभ था। कई बार सामने से ऑफर भी हुआ? नहीं, ऑफर यानी क्या, वो जो ऑक्सफैम नाम की संस्था होती है, उसके एक इंटरव्यू को ही मैं गया था। उनका ये पूरा महाराष्ट्र और 2-4 प्रांतों के रीजन का हेड का इंटरव्यू था। मैंने इंग्लिश में एमए किया था, मैं गया इंटरव्यू को, मेरे दोस्त ने कहा इसलिए। उस इंटरव्यू में हमारा 3 दिन तक ये चर्चा और बाकी डिस्कशन वगैरह, उनका लंबा इंटरव्यू होता है, चला। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका मोड टोटली एक सामाजिक कार्यकर्ता का मोड है, आप इस ढंग का ऑफिशियल काम कर नहीं पाओगे। करना भी चाहा, उन दिनों में मैं नौकरी चाहता था अच्छी, अगर अच्छी पगार वाली नौकरी मिले तो करें। अंधविश्वास का काम शुरू करने की पहले की बात है, जब मैंने प्रोफेसरी ज्वाइन की उसके पहले की बात है। तो मैंने कहा कि चलो इंटरव्यू करें। उन्होंने कहा कि हम आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप योग्य नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस काम को आप न्याय नहीं दे पाओगे। आपका टोटल एक सामाजिक काम करने का मोड है, आप कोई भी सामाजिक काम को लीजिए, हम आपको अच्छा फंडिंग देंगे। ये उन्होंने मुझे ऑलरेडी, भारत के जो हेड थे ऑक्सफैम के, उन्होंने प्रॉमिस किया था। मैं मांग सकता था, लेकिन मैंने जो अपना सामाजिक काम शुरू किया वो अंधविश्वास के खिलाफ किया। 2 ही साल बाद, यानी 2 ही साल हो गए थे उस चीज़ को। इस काम के लिए मैं ले ही नहीं सकता था कि डे 1 से आरोप शुरू हो गए। तो मैंने नागपुर से मैंने काम शुरू किया, डे 1 से आरोप शुरू हुए ना कि आप क्रिश्चियनों से पैसा ले रहे हो वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकता था। मैंने एक पैसे का फॉरेन फंडिंग आज तक मेरे संगठन के लिए नहीं लिया है। सरकार से भी कभी पैसा मेरे खुद के संगठन के लिए नहीं लिया। मैं सरकार के साथ जो काम करता हूँ, सरकार का पैसा सरकार ही यूज़ करती है, सरकार का डिपार्टमेंट यूज़ करता है, मेरे संगठन को पैसा नहीं लेता हूँ।